नगरी में आपको बता दें कि आगाज से पहले शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद ने व्यापक तैयारियां की है और अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने को कहा है। जैसे सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में शहर में स्वच्छता नजर आएगी और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के मकसद से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट हासिल की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में जहां कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तथा जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं, वहीं थानेसर नगर परिषद द्वारा भी नगर को रोशन करने के लिए तथा सफाई व्यवस्था का उचित प्रबंध करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह रोहिला ने बताया कि इसके लिए बाकायदा टीमें बनाई गई हैं ताकि कुरुक्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद को। किसी जगह पर अगर गंदगी होगी तो वो जगह किसी को पसंद नहीं आएगी, ना वहां रहने वाले लोगों को, ना वहां से गुजरने वाले लोगों को। दरअसल करनाल के सेक्टर 8 में एक ऐसी ही जगह थी जहां करीब 2 साल पहले तक लोग कूड़ा करकट फेंक देते थे। उसके बाद धीरे धीरे उस जगह को मौके के पार्षद के सहयोग से साफ किया गया। वहीं करनाल में एक निजी स्कूल के बच्चों ने सेक्टर 8 में कूड़ा करकट वाली जगह की सफाई करके एक सुंदर पार्क में तब्दील कर दिया है। बच्चों ने स्वच्छता और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की वॉल पेंटिंग बनाकर वहां के लोगों को संदेश भी दिया है। कल बहुत पोल्यूशन फैल रहा है, जैसे दिवाली में इतने क्रैकर्स फोड़े गए थे, तो उसके बाद इतना पोल्यूशन था तो हमने इनिशिएटिव इसलिए लिया ताकि हमारे इस पार्क में जैसे डंपस्टर था तो अब लोग यहाँ पे विजिट करेंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड कि कितना अवेयरनेस हमको स्प्रेड करना चाहिए ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए। बहुत फायदा होगा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार है ना, जब यहाँ कोई भी जगह हो, कहीं की भी बात करें आप, साफ सुथरा जब कोई चीज होगी जहाँ पे ये लगेगा भी वाकई यहाँ ना चाहते हुए भी अंदर आने का मन करता है। और यहाँ पे ये 3 बेंच रखे हैं, इन 3 बेंचों पे भी यहाँ शाम को जगह नहीं मिलती कि भी बैठने के लिए आराम से इतना हैप्पी इन्वायरमेंट होता है कि भाई इस इन्वायरमेंट से इतनी अंदर की खुशी फीलिंग होती है। संडे को यहाँ बैठ कर लोग आधा घंटे हंसते हैं, उससे क्या होता है कि एक जो दिमाग का स्ट्रेस, आज के जो इन्वायरमेंट है, स्ट्रेस का माहौल है, इस स्ट्रेस के माहौल में अगर हम 10 मिनट सोचते, हौसला और जज्बा हो तो सफलता भी कदम चूमती है। गांवों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गांवों की मिट्टी से देश प्रतिभावान खिलाड़ियों को पैदा करने का जज्बा लिए है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के गांव त्योड़ा की एक लड़की सुदेश जो अपने जुनून के साथ बच्चों को खिलाड़ी बनाने में जुटी हुई है और नन्हे बच्चों को सुदेश एक कुशल कोच की भांति खेलों की तकनीकी सिखा रहे हैं और उसने गांव के बच्चों को खेलों के साथ जोड़ने के लिए VR1 फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है। सुदेश की गांव के लोग तो सराहना कर ही रहे हैं, अब शाहाबाद के लोग भी सहयोग के लिए पहुंचे हैं। VR1 फैमिली ग्रुप और सुदेश की चर्चा सुनकर शाहाबाद के स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर राजबीर भी अपने साथियों के साथ गांव त्योड़ा पहुंचे हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स किटों के उपहार और फल भी वितरित किए गए हैं। सबसे पहले तो जो हमारा गांव त्योड़ा का VR1 फैमिली ग्रुप है, उनका थैंक यू। उन्होंने हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए और बच्चों को बहुत मनी प्राइज दिया जो 100 मीटर की हमने रेस लगवाई थी। सेकेंडली जो सर हमारे प्रोफेसर राजबीर सर हैं स्पोर्ट्स क्लब शाहाबाद मारकंडा की तरफ से, वो हमारे बीच पहुंचे। उन्होंने बच्चों को रिफ्रेशमेंट, फुटबॉल्स और इसके अलावा अनदर्स जो इक्विपमेंट्स हैं सर, उसमें हमें हेल्प मिली। सबसे पहले तो जब इस लड़की का हमने जोश देखा, जो जुनून देखा, बच्चों को ट्रेंड कर दिया है, तो हमने ग्रुप बनाया जिसका नाम है VR1 फैमिली। तो उस ग्रुप के मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर अपनी तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं इस गुड़िया को और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमने देखा कि ये लड़की बहुत मोटिवेट कर रही है बच्चों को, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्लब है स्पोर्ट्स क्लब शाहाबाद मारकंडा का, तो हम इसको कुछ सहायता करें इसकी, ताकि ये बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हों और कोई
खबर पानीपत के आसन खुर्द गांव से है, जहां बुधवार देर शाम दो पक्षों के बीच झगड़े में चाकू लगने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक गांव के सरपंच वीर सिंह समेत 4 लोगों को गंभीर चोटें भी लगी है। सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल लाया गया और जहां डॉक्टरों ने घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। वहीं मृतक सुनील के शव को सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में रखवाया गया है और 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि सरपंच बनने को लेकर वारदात को अंजाम भी दिया गया। दूसरा पक्ष भी सरपंची का दावेदार बताया जा रहा था, जो नहीं चाहता था वीर सिंह दोबारा से सरपंच बने। तो आपको बता दें कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। बता दें कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जहां पर चाकू लगने से एक की मौत हो गई और सरपंच चुनाव को लेकर ये झगड़ा हुआ था। बता दें कि दूसरा पक्ष भी सरपंची का दावेदार बताया जा रहा था। ऐसे में वो नहीं चाह रहा था कि वीर सिंह दोबारा से सरपंच बने, लेकिन इसी गुस्से को लेकर उसने बता दें कि इस खूनी संघर्ष हुआ और जिसके बाद चाकू चली और इस चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 4 लोगों को भी गंभीर चोट लगी है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर ये संघर्ष हुआ था, खूनी संघर्ष हुआ था 2 पक्षों के बीच, जहां दूसरा जो दावेदार था वो नहीं चाह रहा था कि वीर सिंह दोबारा से सरपंच बने, लेकिन जब वो दोबारा सरपंच बन गया तो उसके अंदर गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। ऐसे में उसने बता दें आपको कि दोबारा 2 पक्षों में जब खूनी संघर्ष हुआ तो चाकू चले, जहां पर चाकू चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अन्य 4 लोग घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया था, बाद में उन्हें डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। बढ़ते आगे, जहां पानीपत के कुटनी रोड पहलवान चौक पर सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक को पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक का नाम अमर गुप्ता उर्फ संजू गुप्ता वासी जगदीश नगर बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया है। वहीं कुरुक्षेत्र के पुराने बस अड्डे के नजदीक पैदल सड़क पार कर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति निजी बस की चपेट में आ गया है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक सूचना मिली है, एक्सीडेंट हो गया था पुराने बस स्टैंड पे प्राइवेट बस पे, और जो इसमें मृतक है उसको हमने एलएनजे हॉस्पिटल में घर से पहले पहुँचा दिया। कल फिर लूँगा मेरे पास मौजूद था। दिल्ली में पीएचडी सीसीआई ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पीएचडी सीसीआई के पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन और साधना ग्रुप के एमडी राकेश गुप्ता ने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से एमएसएमई में स्टील इंडस्ट्री को लेकर सवाल भी किया और राकेश गुप्ता ने राज्य मंत्री से पूछा कि क्या सरकार एमएसएमई इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक्सपोर्ट पर बैन करने का विचार कर रही है, जिसके जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, सुनने में सबको बहुत अच्छा लगा। आपने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सबका साथ, सबका विकास, समग्र विकास, इन सब बातों को याद दिलाया। लेकिन वास्तव में अगर हम सच्चाई के धरातल पर देखें तो बहुत सारी कमियां हैं और स्टील इंडस्ट्री वालों की प्रॉब्लम क्या है कि वो रो भी नहीं सकते हैं। उसका कारण क्या है? मेरी एक बहुत अच्छे स्टील कंपनी के एक लीडर से बात हुई।
उन्होंने कहा कि देखो इस समय केवल 3 बड़ी बड़ी कंपनियां, आर्सेलरमित्तल, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, और इन तीनों के द्वारा कंट्रोल्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। हालांकि वो PSU है और उसको जनता के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन वो स्टील अथॉरिटी भी आज इन तीनों के साथ मिलकर के केवल मुनाफा कमाने का काम कर रही है। जो स्टील इनको कंट्रोल्ड रेट पर, कम रेट पर मिलना चाहिए था, आज वो स्टील बहुत हाई रेट पर हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि हमने मंत्री जी को बुलाए हुए, आप क्वेश्चन करना। वो कह लीजिए हम क्वेश्चन करेंगे तो कल को ये चारों कंपनियां हमें स्टील देना बंद कर देगी, इसलिए हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये इनकी हालत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप एक्सपोर्ट बैन करने के लिए या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने के लिए कुछ विचार कर सकते हैं क्या, ताकि इस MSME इंडस्ट्री को बचाया जा सके? हमारी अभी कोशिश रही है कि कम से कम एक्सपोर्ट हो। वैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं, इंडस्ट्री है, उनकी अपनी स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे सेक्टर से, खासतौर से जो गवर्नमेंट के हमारे PSC से माइनिंग, तो उसके बारे में हमने फैसला भी किया है। और आपने देखा होगा कि हमने एक्सपोर्ट जो हमारे यहाँ जितना हो रहा है, परंतु उसका आधा हिस्सा भी हम डोमेस्टिक मार्केट की तरफ दे रहे हैं। हमने इंपोर्ट को भी थोड़ा किया है, जैसे लोगों को अनुभव में आया है। तो ये एक स्थिति, जहां तक ड्यूटी का सवाल है, हम जरूर इसके बारे में सरकार के सामने ये विषय आया है, हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं अभी हमारे मंत्री जी से भी बातचीत हुई थी पिछले दिनों, मैंने इस विषय को लेकर बातचीत किया, और इसलिए मैंने किया था कि चूंकि एक हमारे डेलीगेशन हमारे पास आया हुआ था, तो इसको लेकर के मैंने कहा कि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में एक जो दुविधा है, तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए, और निश्चित इस दिशा में हम सोच रहे हैं। देखिए, जो अंतिम निर्णय होगा वो आप सबको ध्यान में आ गए, और ये विषय आवेंगे भी जब भी भविष्य में इस प्रकार का निर्णय होता है, तो परंतु हम सरकार के अंदर इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। और इसी के साथ कालका से समालखा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।